स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। द्वितीय अध्याय का नाम है मार्क्सवाद और साहित्य। प्रथम अध्याय में ही हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है, अतः वह साहित्य या कला के मूल को भी मानव जीवन के भौतिक विकास की दृष्टि से ही देखता और समझता है। जिस प्रकार मानव जीवन तथा समाज गतिशील, परिवर्तनशील एवं विकासशील है, उसी प्रकार साहित्य भी मानव जीवन तथा समाज के साथ परिवर्तित हुआ है, हो रहा है और होगा भी। दूसरे अर्थ में यूँ कहा जा सकता है कि परिवर्तन ही मार्क्सवादी साहित्य का मूल बीज है। मतलब यह है कि जिस प्रकार तत्कालीन जीवन जगत की गतिविधियाँ तत्कालीन दर्शन पर प्रभाव डालती है, उसी प्रकार दर्शन के माध्यम से साहित्यिक मूल्यों में भी उनकी छाप दिखाई देती है। अर्थात दर्शन संसार तथा समाज को समझने में एवं परिवर्तन करने के लिए सदा प्रगति पथगामी रहता है और मार्क्सवादी साहित्य भी उन बदलती परिस्थितियों से फूलता और फलता हुआ सामाजिक परिवर्तन व पद्धति के लिए योगदान प्रदान करता रहता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी तो उसमें साहित्य या काव्य का कोई रूप नहीं था। हाँ, यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि उस समय उत्पादन साधन व सामाजिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए सब लोग एक समुदाय के रूप में कार्यरत थे। या आदिम लोग अपने शरीर के अंगों में एक साथ संचालन लाने में जो लयात्मक ध्वनियों का सृजन करते थे, उसी में ही काव्य के कुछ मूल तत्व विद्यमान थे। आगे चलकर मनुष्य जब अपने कर्मों में सुधारात्मक परिवर्तन ले आया तो उस समय इन लयात्मक ध्वनियों में भी परिवर्तन हुआ। वह आत्मरक्षा के लिए सामूहिकता से काम करने लगा। जब सामूहिकता का प्रश्न हुआ तो सामूहिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसके लिए वह अपने समूह में कुछ लयात्मक ध्वनियों का प्रयोग करने लगा। वह शत्रुओं से लड़ते समय, फसल बोते या काटते समय या पानी बरसते समय सामूहिक नृत्य या गायन के द्वारा प्रकृति का अनुकरण करने लगा। जब मनुष्य कभी कभी सामूहिक रक्षा के लिए भी एकत्रित होने लगा तो उसके साथ साथ सामूहिक शक्ति या सामूहिक भावावेग यानी कि कलेक्टिव मोशन भी उसमें विद्यमान रहता था और उस भावावेश को प्रकट करने के लिए वह धीरे धीरे प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करने लगा। कार्डवेल महोदय के अनुसार श्रमगत प्रयोजन से उत्पन्न होने के कारण और कर्म को मधुर बनाने के कारण कबीलों के सामूहिक उत्सव में कला के द्वारा संगठित यह सामूहिक भावावेग पुनः श्रम को हल्का करने के उद्देश्य से वियोजित होता था। यह कल्पना भी असंगत नहीं है कि आदिम सामाजिक व्यवस्था में काबिले के सामूहिक जीवन के फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों के मन में एक ही समय में बाह्य प्रकृति की प्रतिक्रिया भी प्रायः एक ही प्रकार की होती थी, अतः भावावेग भी नितांत व्यक्तिगत रूप धारण न करके सामूहिक रूप में व्यक्त होता था। इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आदिम सामाजिक अवस्था में काव्य का स्वरूप सामाजिक था और इसके साथ साथ आदिम मनुष्य की क्रियाओं की प्रेरणा बाह्य प्रकृति की प्रतिक्रिया से उद्भूत होने पर भी उसमें मानव मानस में नाना विचित्र आवेग अनुभूतियों का आंदोलन हुआ है और वही भाषा में भावावेग के छंद से छंदित हो उठा है। आदिम भाषा में मानव ज्ञान इसीलिए गीत के आवेग से स्पंदित है। भाषा की यह आवेग मूलता ही साहित्यिक कला का मौलिक लक्षण है।